हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम एंड वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज हम डिस्कस करेंगे ईवीएस सीटेट के लिए, सीटेट 2023। और यहाँ पर हम जो टॉपिक है जनजातियाँ, इसके अलावा कुछ और भी टॉपिक डिस्कस करेंगे, जैसे कि आवास हो गए और प्रमुख वस्त्र। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो सबसे पहले यहाँ पर जनजातियों के बारे में यदि हम बात करें तो जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी मिली है। जो जनजाति लोग हैं वो लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, तो इसी कारण से बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती इनके बारे में। पंजाब में 13वीं और 14वीं सदी के दौरान खोखर जनजाति बहुत प्रभावशाली थी। यहाँ बाद में गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए थे। इसके अलावा उत्तर पश्चिम में बलोच एक विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी। तो जो बलोच है ये कहाँ पर थी? उत्तर पश्चिम में। एंड पश्चिम बंगाल में गड्डरियों की एक जनजाति थी। और आगे यदि हम बात करें, उत्तर पूर्वी भाग पर नागा अहोम जनजातियाँ थीं। बिहार में मुंडा और संथाल जनजाति थी। तो इनके बारे में आपने सुना होगा, मुंडा के बारे में और संथाल के बारे में। ये कहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं? ये हैं बिहार की। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों में कोली, बेरात तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान पर कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। तो जो कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर कोली, बेरात तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास के बारे में पता चलता है। इसके अलावा जो कोली लोग हैं वो गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। एंड भीलों की एक बड़ी जनजाति पश्चिम और मध्य भारत में फैली हुई थी। इसके अलावा मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। तो ये जनजातियों के बारे में कुछ इतने पॉइंट हैं जो कि आपको याद रखना है, ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। तो बस यही याद रखना है, जैसे कि मुंडा और संथाल हो गई, ये कहाँ की जनजाति है? बिहार के उत्तर पूर्वी भाग में नागा और अहोम, पश्चिम बंगाल में गड्डी जो कि गडरियों की एक जनजाति थी, और उत्तर पश्चिम में बलोच। एंड पंजाब में कौन सी थी? खोखर जनजाति। तो ये कुछ जनजातियाँ आपको याद रखनी है। आगे हम बात कर लेते हैं वेलक्रो। तो वेलक्रो एक घटना है 1948 की, जब एक दिन जॉर्ज मेस्टर ने बीजों को अपने कपड़ों पर चिपके देखा तो वो हैरान रह गए। उन बीजों को बारीकी से देखने पर पता चला कि बीज में छोटे छोटे हुक थे। इनकी मदद से बीज कपड़ों के रेशों पर अटक गए थे। यह देखकर जॉर्ज मेस्टर को आइडिया आया वेलक्रो बनाने का। तो वेलक्रो क्या होता है? जो आपने चप्पल जूतों में देखा होगा, लगा रहता है चिपकाने वाला, जिससे चप्पल होती है उसको ऐसे चिपका दिया जाता है, तो वो होता है वेलक्रो। आगे हम बात कर लेते हैं कि रेल टिकट में लिखी जानकारी। तो रेल टिकट में लिखी जानकारी कौन कौन सी होती है? ये एग्जाम में पूछा जाता है, सीटेट एग्जाम में, कि रेल की जो टिकट होता है उसमें कौन कौन सी जानकारी दी हुई होती है। तो श्रेणी का नाम लिखा रहता है और ट्रेन नंबर लिखा रहता है, ट्रेन का नाम। इसके अलावा जो सफ़र शुरू होने की तारीख है तथा समय दिया हुआ होता है, और गंतव्य स्थान तक पहुंचने की तारीख तथा समय। इसके अलावा टिकट प्रारंभ होने का स्थान होता है, और टिकट समाप्त होने का स्थान भी होता है कि कहाँ से कहाँ तक की टिकट है, और बर्थ नंबर, किराया और कुल दूरी यहाँ पर लिखी हुई होती है। तो ये होती है ट्रेन के टिकट की जानकारी। पानी के बिल में दी गई जानकारी कौन कौन सी होती है? तो सबसे पहले तो उसके विभाग का नाम होता है, जैसे कि जल विभाग, और राज्य सरकार का नाम होता है, बिल किसके नाम से है, कितने महीनों का बिल है, बिल किस तारीख तक का है, और कितने पैसे भरने पड़ेंगे। तो ये होती है पानी के बिल की जानकारी। आगे हम हीमोग्लोबिन के बारे में बात कर लेते हैं। तो हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला प्रोटीन का एक प्रकार होता है। हीमोग्लोबिन फेफड़ों से शरीर के ऊतकों तथा ऑक्सीजन ले जाने और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक पहुंचाने का काम करती है। तो ये हीमोग्लोबिन के बारे में आपको याद रखना है कि जो हीमोग्लोबिन होती है इसी के माध्यम से ऑक्सीजन अंदर जाती है, और ये किस में पाई जाती है? ये लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक प्रोटीन का ही एक प्रकार है। आगे बात कर लेते हैं आयु और जेंडर के आधार पर हीमोग्लोबिन की मात्रा। तो नवजात शिशु में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए? ये 17 से, यहाँ पर 17 नहीं होगा, 7 से होना चाहिए, 7 से 12 डेसीलीटर। और
जो 1 सप्ताह तक का शिशु हो जाता है 15 से 20 डेसीलीटर, 1 महीने का शिशु 11 से 15 डेसीलीटर, और जो बच्चे होते हैं उनमें 11 से 13 डेसीलीटर। इसके अलावा जो वयस्क पुरुष हैं मतलब 18 वर्ष से अधिक तक के, उनमें 14 से 18 डेसीलीटर, एंड वयस्क महिलाएं यानी कि 18 वर्ष से अधिक तक की, उनमें 12 से 16 डेसीलीटर। और आगे यदि हम बात करें जो मध्यम आयु के पुरुष होते हैं तो उनमें 12.4 से लेकर के 14.9 डेसीलीटर तक, और मध्यम आयु की महिलाएं जो होती हैं उनमें 11.7 से लेकर के 13.8 डेसीलीटर तक हीमोग्लोबिन होना चाहिए। आगे हम बात कर लेते हैं आवास के बारे में। तो आवास से मतलब होता है कि किसी भी जीव का वह परिवेश जिसमें वह अपना जीवन यापन करते हैं, वह परिवेश उस जीव का आवास कहलाता है। सभी लोग जीवों का अपना अपना आवास स्थल होता है, यानी कि सभी जीवों का अपना अपना आवास स्थल होता है। जीव जंतुओं का आवास अलग होता है एंड जो मनुष्य का आवास होता है वो अलग टाइप का होता है। तो ये सभी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जीव जंतुओं के आवास कैसे होते हैं एंड मनुष्यों के आवास कैसे होते हैं। विभिन्न प्रकार के मानव आवास देख लेते हैं। सबसे पहले मिट्टी के घर। तो इन घरों की दीवार मोटी होती है ताकि गर्मी अंदर ना जा सके। इस प्रकार की जो घर की छतें होती हैं वो झाड़ियाँ तथा छप्पर की बनी हुई होती हैं। वहीं बांस और लकड़ी के भी घर होते हैं। तो इस प्रकार के घर उस क्षेत्र में बनाए जाते हैं जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। इस प्रकार के घर ज़मीन से 10-12 फुट ऊंचे बांस के मजबूत खम्भों पर बनाए जाते हैं। भारत के असम राज्य में बांस के घर देखने को मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो बांस के खम्भों के ऊपर घर बनाए जाते हैं 10-12 फुट ऊंचे पर, वो कहाँ पे बनाए जाते हैं? तो वो बनाए जाते हैं असम में। या फिर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि असम में किस टाइप के घर बने हुए होते हैं, ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा। तो ये आपको बताना होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपको याद रखना है। और आगे अगर हम बात करें ईंट का घर, तो ईंट का घर इस प्रकार के घन जनसंख्या वहन क्षमता क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत के मैदानी इलाकों में इस प्रकार के घर पाए जाते हैं, यानी कि जहाँ ज़्यादा जनसंख्या है या जो शहरी क्षेत्र कह सकते हैं होते हैं अधिकतर, वहाँ पर ईंट के घर आपको मिलते हैं। और इग्लू की यदि हम बात करें तो ये उत्तरी अमेरिका के ग्रीनलैंड के आर्कटिक क्षेत्र के टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाले एस्किमो जनजातियों के आवास हैं। और एस्किमो लोग हड्डी खाल तथा बर्फ के सख्त टुकड़ों को जोड़कर इग्लू नामक एक गुम्बद नुमा मकान बनाते हैं। शीतकाल की कड़ाके ठंड इन मकानों की मजबूती बढ़ाती है। और ये जो मकान होते हैं इग्लू, तो इग्लू के अंदर की जो दीवारें होती हैं तथा फ्लोर पर सील मछली की खाल लगाई जाती है। और ये खाल क्यों लगाई जाती है? ताकि जो मकान है वो अंदर से गर्म बने रहे, क्योंकि मकान बर्फ़ का बना हुआ होता है तो बर्फ़ ठंडी होती है, इस वजह से सील मछली की खाल लगा दी जाती है अंदर की तरफ ताकि उनमें गर्माहट बनी रहे। और ये जो सील की मछली होती है, मतलब सील की मछली की जो खाल होती है और दीवारों के बीच में एक रिक्त स्थान छोड़ा जाता है। तो वो रिक्त स्थान क्यों छोड़ा जाता है? वहाँ पर ठंडी जो हवा होती है वो होती है, और इससे इग्लू की आंतरिक गर्मी से बर्फ़ से बनी जो दीवारें हैं वो पिघलती नहीं हैं, क्योंकि जो सील मछली की खाल लगी हुई होती है तो उससे अंदर गर्मी रहती है और उस गर्माहट से दीवारें ना पिघलें, इस वजह से सील की मछली की जो खाल होती है उस खाल और दीवार के बीच में एक जगह होती है जहाँ पर हवा रहती है, ठंडी हवा, तो इस वजह से जो दीवारें हैं वो पिघल नहीं पाती। आगे यदि हम बात करें, इग्लू में गर्मी व रोशनी बनाए रखने के लिए सील मछली की चर्बी जलाई जाती है। इग्लू में एक छोटा द्वार होता है, इस द्वार का प्रयोग लेट कर अंदर और बाहर आने जाने में किया जाता है। मतलब बहुत बड़ा गेट नहीं होता, छोटा सा गेट होता है और उसके अंदर जब आप प्रवेश करते हैं तो आपको लेट करके जाना होता है। आगे हम बात करते हैं टेंट की। तो जो टेंट होता है ये अस्थाई निवास होता है, मतलब स्थायी रूप से नहीं होता टेंट, मतलब कहीं पर आप जा रहे हैं, रुक रहे हैं तो वहाँ पर अस्थायी रूप से इसको बना लिया जाता है। ये अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चीज़ों का बनाया जाता है। तो जैसे कुछ लोग होते हैं आदिवासी लोग, तो वो कहीं मतलब किसी भी एक स्थान पर थोड़े थोड़े दिनों के लिए रुकते हैं, तो ऐसे में वो टेंट बनाते हैं। स्थायी घर नहीं बनाते बल्कि टेंट बना लेते हैं। हाउस बोट की यदि हम बात करें तो ये लकड़ी से बना घर होता है जो पानी के ऊपर तैरता रहता है और इनकी छतों पर सुंदर नक्काशी की गई होती है। इस प्रकार के घर पर्यटक को काफ़ी आकर्षित करते हैं और ये घर कश्मीर और केरल में देखने को मिलते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कि कहाँ पर जो घर हैं वो लकड़ी के बने हुए होते हैं, तैरते हुए घर होते हैं। ये हाउस बोट यानी कि बोट की तरीके ही होते हैं, बहुत बड़े बड़े घर होते हैं और ये पानी में तैरते रहते हैं।
इसके अलावा आगे हम पिग्मी जाति के आवास। तो पिग्मी जाति के आवास के बारे में यदि बात करें तो पिग्मी शिकार पर निर्भर रहते हैं, अतः स्थायी रूप से घर बनाकर नहीं रहते। पिग्मी जंगली जीवों से सुरक्षा की दृष्टि से अपनी जो झोपड़ियाँ हैं वो वृक्षों पर बनाते हैं। इनकी झोपड़ियाँ मधुमक्खी के छत्ते की तरह गोल बनाई जाती है। तो ये लोग अपने भोजन के लिए शिकार पर निर्भर रहते हैं, इस वजह से ये जो अपनी झोपड़ियाँ हैं वो कहाँ पर बनाते हैं, वृक्षों के ऊपर बनाते हैं। और झोपा की यदि बात करें तो ये भी एक प्रकार का आवास है। ये शुष्क व पश्चिमी राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में बने घर होते हैं, उनको झोपा कहा जाता है। पड़वा की बात करें तो राजस्थान में मरुस्थल में बनाए जाने वाले घर पड़वा की दीवारें प्रायः धूप में सुखाई मिट्टी की ईंटों से बनाते हैं और खपरेल से ढलवा छत बनाते हैं। टापरी या टपरी व डागला तो ये भी राजस्थान के आदिवासियों के सामान्य घर होते हैं। और भाकर का ढांचा की बात करें तो ये भी राजस्थान में गरासिया जनजाति का घर होता है। मुनसा ये उत्तराखंड में भोटिया जनजाति का शीतकालीन आवास होता है। और जो मैथ है ये उत्तराखंड के भोटिया जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो उत्तराखंड की भोटिया जनजाति है इसका ग्रीष्मकालीन आवास और शीतकालीन आवास दोनों अलग अलग होते हैं। तो जो शीतकालीन होता है वो मुनसा और जो मैथ होता है वो ग्रीष्मकालीन आवास होता है। आगे यदि हम बात करें ट्यूपिक, तो एस्किमो लोगों के चमड़े के बने तंबू जो उनके ग्रीष्मकालीन आवास होते हैं, ये घर केरियो तथा ध्रुवी भालू की खाल के बने होते हैं। तो जो ट्यूपिक है ये एस्किमो लोगों के घर होते हैं ग्रीष्मकालीन। आगे बात करें किस्ताऊ, तो कजाकिस्तान के खिर्गिज जाति के आवास स्थान होते हैं जो घास से बने होते हैं। खिर्गिज इनमें शीत ऋतु में निवास करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि कौन किसका शीत ऋतु का है। तो जो खिर्गिज जनजातियों के शीत आवास होते हैं वो किस्ताऊ होते हैं। और आगे हम बात करते हैं युद्ध की, तो खिर्गिज कालमुख व कजाक जाति के ग्रीष्मकालीन आवास होते हैं। ये चमड़े के बड़े तंबू होते हैं, ये ऊनी नब्दे से भी बनाए जाते हैं। तो इनके भी खिर्गिज के भी ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन आवास आपको याद रखने हैं। आगे हम बात कर लेते हैं कू। तो जो कू है ये भील जनजाति के आवास जो आयताकार होते हैं, इनकी दीवारें बांस या पत्थर की बनी होती हैं। फर्श मिट्टी या दीवार की तथा छत खपरेल या घास फूस की बनी हुई होती है। बंगाल ओराक व कातोम ओराक की यदि बात करें तो ये संथाल जनजाति के आवास गृह होते हैं। और क्राल होता है ये दक्षिण अफ्रीका में बंटू और नटाल में जुलू जनजाति तथा पूर्वी अफ्रीका में मसाई जनजाति के लोगों द्वारा बनाई गई घास की झोपड़ियों को कहते हैं। तो ये चीज़ें सभी आपको याद रखनी है। टिपी की यदि बात करें तो रॉकी पर्वत के पूर्वी भाग में रेड इंडियन लोगों द्वारा बिसन बैल के चमड़े से लंबे बांसों से बनाए गए जो शंक्वाकार तंबू होते हैं वो टिपी कहलाते हैं। तो जो टिपी है वो रेड इंडियन लोगों द्वारा बनाए जाते हैं और कहाँ पर, रॉकी पर्वत के पूर्वी भाग में। अर्श की बात करें तो भारत में नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करने वाली आदिम जो जातियाँ होती हैं वो लंबे बड़े ढोल की आकृति के घर होते हैं, कौन, अर्श। और खाड़मास की बात करें तो अरब व सहारा के बद्दू जनजातियों के लोगों के द्वारा ये जो तंबू बनाए जाते हैं उन्हें खाड़मास कहते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं जीव जंतुओं के आवास। तो अभी हम मानव के आवास के बारे में बात कर रहे थे, अब बात करेंगे जीव जंतु के जो आवास होते हैं। तो यहाँ पर जंतुओं के आवास प्रकृति पर निर्भर करते हैं। कुछ जीव जंतु व पक्षी अपना आवास पेड़ों पर या झाड़ियों में बनाते हैं, तो कुछ ज़मीन में बिल बनाकर वातावरण से अपना बचाव करते हैं। कई बड़े जंगली पशु जंगलों एवं पर्वतों में बनी प्राकृतिक गुफाओं या माद में रहते हैं। आवास की प्रकार की यदि बात करें तो स्थलीय और वनीय दोनों प्रकार के होते हैं। तो जो जीव स्थल में रहते हैं वो अपने आवास स्थल में बनाते हैं और उन्हें स्थलीय आवास कहा जाता है। और इसमें कई प्रकार के आवास हो गए, यहाँ पर आवास शामिल किए जाते हैं। वनीय आवास की बात करें तो वनीय आवास में जंतु एवं पेड़ पौधे दोनों आवास पाए जाते हैं जो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। सभी प्रकार के जंगली जानवर एवं वनस्पति इस प्रकार के आवास में रहते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं घास भूमियों के बारे में। तो ये लंबी व मोटी घास अधिक मात्रा में उगती है, जो घास भूमियाँ होती हैं वहाँ पर। और यहाँ के मुख्य जानवरों में जेबरा, जिराफ, हाथी, गजेला, हिरन आदि होते हैं।
प्रमुख घास भूमियों के उदाहरण हैं सवाना, प्रेयरी, डाउन्स, स्टेपी, मीडोज, लानोज, पंपाज और ग्रांड चाको आदि। तो जो घास भूमियाँ होती हैं उनमें रहने वाले जानवर कौन कौन से होते हैं? आपके जो जेब्रा हो गया, जिराफ, हाथी, हिरन आदि जो जानवर हैं ये घास भूमियों में रहते हैं। आगे हम बात करते हैं मरुस्थलीय आवास की। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है और तापमान बहुत अधिक होता है। यहाँ पर पाए जाने वाले जंतुओं में ऊँट, सांप, कंगारू, चूहे आदि होते हैं तथा वनस्पति में कांटेदार मोटी पत्ती वाले जो पेड़ पौधे हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। और पहाड़ी आवास की बात करें तो पहाड़ी आवास में याक, भालू, पहाड़ी बकरियाँ आदि मिलते हैं। इसके अलावा आगे हम बात करते हैं ध्रुवीय आवास की। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर अत्यधिक बर्फ जमी रहती है, अतः यहाँ पाए जाने वाले जंतुओं में शरीर पर फर होते हैं। मतलब जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है, तो वहाँ के जो भी जीव जंतु होते हैं, जानवर होते हैं, उनके शरीर पर फर होते हैं तथा जो चर्म के अंदर वसा की मोटी परत होती है, यानी कि उनका जो चमड़ा होता है उसके अंदर वसा की मोटी परत होती है जो सर्दी से सुरक्षा करने के साथ साथ भोजन संरक्षित करने का भी कार्य करती है। यहाँ ध्रुवीय भालू, रेनडियर, आर्कटिक लोमड़ी, सील और स्नोगूज, आर्कटिक भेड़िया, खरगोश, बाल्ड ईगल आदि जानवर मिलते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं जलीय आवास की। तो ताज़ा जलीय आवास और समुद्री आवास, तटवर्ती आवास, ये जलीय आवास के प्रकार होते हैं। इसमें से सबसे पहले ताज़ा जलीय आवास को देखते हैं। तो जो नदियाँ होती हैं और झीलें, यहाँ पर झीलें हो जाएगा आपका, नदियाँ, झीलें, तालाब, झरने आदि इनमें शामिल हैं। और इनमें कौन कौन से जो जीव हैं वो रहते हैं? मछलियाँ हो गई, केकड़े, मगरमच्छ, टैडपोल, मेढक, कैटफिश, सर्प, ड्रैगन फ्लाई आदि जंतु इसमें पाए जाते हैं। तो जो ताज़ा जलीय आवास होता है उसमें मछलियाँ होती हैं। इसी वजह से यदि पानी गंदा होने लगता है तो फिर मछलियाँ वहाँ पे मरने लगती हैं। समुद्री आवास की बात करें तो समुद्र पानी में मछली, व्हेल, डॉग फिश, स्टार फिश, जेली फिश, ऑक्टोपस, शार्क मछली, व्हेल मछली, समुद्री घोड़ा, समुद्री ड्रैगन, समुद्री कछुआ, मगरमच्छ, समुद्री सांप आदि जीव जंतु मिलते हैं। ये समुद्री आवास में होते हैं। और तटवर्ती आवास की बात करें तो इन क्षेत्रों में समुद्री जल एवं नदियों द्वारा लाए गए ताज़ा जल का मिश्रण मिलता है, अतः यहाँ मैनग्रोव प्रकार की वनस्पति बहुलता रहती है। यानी कि जो तटवर्ती आवास होते हैं, मतलब जो समुद्र के तट वाला एरिया होता है, वहाँ पर आपका मैनग्रोव प्रकार की जो वनस्पति होती है उनकी अधिकता रहती है। आगे हम बात करते हैं बिल की। तो कुछ जंतु धरती में बिल बनाकर रहते हैं, जैसे कि चूहा हो गया, सांप, खरगोश, चींटी आदि। और घोंसला की यदि बात करें तो कुछ पक्षी पेड़ों पर या घरों में घोंसला बनाकर रहते हैं, जैसे बया, बुलबुल, कठफोड़वा, चिड़िया, कबूतर आदि। गिलहरी की बात करें तो ये पेड़ की कोटर में रहती है। और मांद या गुफा, तो यहाँ पर कौन रहता है? शेर हो गया, भेड़िया, लोमड़ी, बाघ, भालू आदि मांद या गुफा में रहते हैं। और जो कैनल होते हैं ये कुत्तों का आवास होता है। इसके अलावा पेड़ की शाखाओं की बात करें तो बंदर, चील, कौवा, टिड्डा आदि पेड़ की शाखाओं पर रहते हैं। छत्ता की बात करें तो मधुमक्खी, बर आदि छत्ते में रहते हैं। और छप्पर या बाड़ा, तो ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि के लिए होता है, जो पालतू जानवर होते हैं। और बिल खरगोश का घर होता है। अस्तबल घोड़े का। एंड पेड़ की जो कोटर है इसमें कंगारू भी रहता है। और अभी पीछे बताया कि पेड़ की कोटर में ही हमारी गिलहरी भी रहती है। इसके अलावा मुर्गी खाना या दड़बा, जो मुर्गी का घर होता है। अब हम वस्त्रों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले वस्त्र बनते कैसे हैं? रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक कुंज से रेशे को खींच कर उठाते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और एक धागा बन जाता है और धागे से ही वस्त्र बनाए जाते हैं। तो वस्त्र बनाने की दो प्रमुख विधियाँ होती हैं, एक तो बुनाई और एक बधाई। आगे कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी, इनके तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इस वजह से इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। तो जो प्राकृतिक चीज़ों से बनते हैं उन्हें प्राकृतिक तंतु, जैसे कि जो सूती वस्त्र हो गए, जूट, रेशमी, ऊनी, ये सभी किससे बनते हैं? ये पादपों से बनते हैं या फिर जंतुओं से बनते हैं। रुई तथा जूट ये पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। तो जो रुई और जूट या जूट को ही पटसन कहते हैं, ये कैसे हो जाएंगे? ये जानवर रेशे हो जाएंगे। और आगे यदि हम बात करें, रुई तथा जूट पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। यानी कि जो रुई है
और जो जूट को पटसन भी कहते हैं, तो जूट का पौधा होता है, और जो रुई है वो कपास के पौधे से निकलती है। तो ये दोनों कैसे हैं, पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण होते हैं। और मौसमों के अनुसार पहने जाने वाले वस्त्र, तो गर्मी में पहने जाने वाले वस्त्रों को हम देख लेते हैं। सबसे पहले गर्मी में हल्के रंग के वस्त्र पहने जाते हैं। हल्के रंग के वस्त्र ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। यहाँ पर परिवर्तित नहीं होगा, परावर्तित होगा, कर देते हैं, जिसके कारण हमें कम गर्मी लगती है। तो गर्मियों में यदि आप हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं, और सबसे ज़्यादा यदि आप वाइट रंग के कपड़े पहनते हैं, तो गर्मी आपको कम लगती है। और गर्मी में सूती वस्त्र पहने जाते हैं, क्योंकि गर्मी में शरीर से अधिक पसीना निकलता है, और सूती वस्त्र पसीने को अधिकांश भाग को सोख लेते हैं, जिससे शरीर को ठंडक प्रदान होती है। ऊनी एवं सिंथेटिक कपड़ों में हवा रुक जाती है, जबकि सूती कपड़ों में बारीक छिद्र होते हैं और उनसे हवा आती रहती है। आगे हम बात कर लेते हैं, गर्मी में सफ़ेद रंग के सूती कपड़े पहनना अच्छा रहता है, क्योंकि जो सफ़ेद रंग है वो सूर्य के प्रकाश का अधिकांश भाग परावर्तित कर देता है, जबकि गहरे रंग या काले रंग के जो कपड़े होते हैं वो सूर्य के प्रकाश को अपने में समाहित कर लेते हैं। इसलिए सफ़ेद रंग के कपड़ों में गर्मी कम तथा काले रंग के कपड़ों में गर्मी अधिक लगती है। अब हम देख लेते हैं सर्दी में पहने जाने वाले वस्त्र। तो सर्दी में गहरे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि ये ऊष्मा को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं। और ऊनी तथा रेशमी वस्त्र पहने जाते हैं, क्योंकि ये भी ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं। इसके अलावा ऊनी कपड़े, रेशमी वस्त्र, गहरे वस्त्र ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं। और आगे हम बात करते हैं वर्षा ऋतु में पहने जाने वाले वस्त्र। तो वर्षा ऋतु में बारिश के मौसम में सिंथेटिक कपड़े पहनना चाहिए, क्योंकि ये जल्दी सूख जाते हैं। और जो सिंथेटिक कपड़ों में पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, रेयॉन, डेक्रोन आदि शामिल हैं। और आगे यदि हम बात करें तो नायलॉन कृत्रिम पॉलीमरों का सामूहिक नाम है। यह एक रेशमी थर्मोप्लास्टिक सामग्री होती है, जिसे रेशों, परतों और अन्य आकारों में ढाला जा सकता है। एंड रेशम तथा नायलॉन के वस्त्र बहुत जल्दी सूख जाते हैं, इसलिए वर्षा के दिनों में इन वस्तुओं से बने वस्त्र पहने जाते हैं। अब हम आगे बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के जो वस्त्र होते हैं उनके बारे में। तो जम्मू कश्मीर के वस्त्रों को देखेंगे। जो फिरन होता है, ये जम्मू कश्मीर के राज्य में पुरुषों तथा महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला ढीला ढाला चोंगा होता है। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि जो फिरन है, फिर ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि ये कहाँ के लोगों के वस्त्र हैं। तो ये कहाँ का वस्त्र है, ये है जम्मू कश्मीर, और ये पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा ही पहना जाता है। और ये कैसा होता है, ढीला ढाला। तिरंगा की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर राज्य की महिलाओं के द्वारा पहना जाता है, यानी कि जो फिरन है वो दोनों द्वारा, महिलाओं और पुरुषों। एंड जो तिरंगा है ये सिर्फ महिलाओं के द्वारा सिर पर पहने जाने वाला वस्त्र होता है। और जो बुर्गा है ये जम्मू कश्मीर राज्य की महिलाओं का वस्त्र होता है। और पठानी सूट, तो जम्मू कश्मीर राज्य के पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाले सूट को पठानी सूट कहते हैं। कसावा की यदि हम बात करें तो कसावा एक टोपी है जो जम्मू कश्मीर के पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा पहनी जाती है। आगे हम बात कर लेते हैं लद्दाख की। तो लद्दाख में गोचा एक वस्त्र है जो पेड़ की खाल से बना होता है, जिसे लद्दाख के पुरुष गले में पहनते हैं। और कुंटोक की बात करें तो कुंटोक लद्दाख की महिलाओं का वस्त्र होता है। अब हम देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश के वस्त्र। तो लोंचारी यह हिमाचल प्रदेश की महिलाओं का वस्त्र है। और जो सुथान है यह एक प्रकार का पुरुषों का पजामा है जो सूती का बना होता है। और किरा हिमाचल प्रदेश की महिलाओं का वस्त्र है। महिलाएं इसे कमर पर बेल्ट की तरह बांधे रहती हैं। रिगियो की यदि बात करें तो यह हिमाचल प्रदेश के पुरुषों का वस्त्र है। रिगियो एक लंबा और ऊनी कोट, ऊन का बना कोट होता है। तो ये आपको याद रखने हैं हिमाचल प्रदेश के वस्त्र। एंड राहिंदे ये भी हिमाचल प्रदेश का ही है, जो कि वहाँ की महिलाओं के द्वारा सिर पर पहना जाता है। तेपांग की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश के पुरुष का वस्त्र है। और ये एक प्रकार का टोपी होता है, यानी कि जो तेपांग है ये टोपी होती है। गद्यांग की बात करें तो ये पुरुषों का वस्त्र है जो कमर पर पहना जाता है। एंड होजुक की बात करें तो यह हिमाचल प्रदेश की महिलाओं का वस्त्र होता है। आगे हम बात कर लेते हैं केरल की। तो केरल राज्य में ज़्यादातर सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने जाते हैं, मुंडू और चेरियाथू। तो यह केरल राज्य के पुरुषों का वस्त्र होता है। एंड मुंडू में चेरियाथू, तो थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। मुंडू एंड चेरियाथू, यहाँ पर माँ और लग गई, मतलब है सेम ही। तो ये केरल राज्य की महिलाओं का वस्त्र होता है।
आगे हम बात करते हैं मिज़ोरम की। तो पुआन ये मिज़ोरम राज्य के पुरुषों का वस्त्र होता है। पुआनचेई ये महिलाओं का वस्त्र होता है। और जापी और लुखुम तो ये मिज़ोरम राज्य के लोग एक प्रकार की टोपी पहनते हैं जिसे जापी या फिर लुखुम कहा जाता है। नागालैंड की बात करें तो किल्ट नागालैंड के लोगों के द्वारा काले रंग का वस्त्र पहना जाता है जिसे किल्ट कहते हैं। और लिंगपेंसु तो नागालैंड के लोगों द्वारा गहरे नीले रंग का वस्त्र पहना जाता है जिसे लिंगपेंसु कहते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं असम की। तो मितु ये पुरुषों का वस्त्र होता है। मुंडा ये महिलाओं का वस्त्र होता है। एंड रिन सासो असम राज्य के पुरुषों के द्वारा गले में पहने जाने वाला एक प्रकार का गले में जो पहना जाता है उसको रिनसासो कहते हैं। एंड आगे झारखंड की बात करते हैं। तो झारखंड में भगवान वस्त्र होता है। यह झारखंड राज्य के पुरुषों का वस्त्र है। और पांची या परहान की बात करें तो ये झारखंड राज्य की महिलाओं का वस्त्र होता है। आगे हम बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश में मुकाक तो जो मुकाक है ये अरुणाचल प्रदेश के पुरुषों का वस्त्र होता है। एंड जो मुकाइक्स है ये अरुणाचल प्रदेश की महिलाओं का वस्त्र है। और त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में रिकट गमछा इसे त्रिपुरा राज्य के पुरुष पहनते हैं। और रिगनाई ये त्रिपुरा राज्य की महिला का वस्त्र होता है। आगे हम बात करते हैं पंजाब के बारे में। तो पंजाब में फुलकारी ये एक साल होता है। तो जो फुलकारी है ये एक प्रकार का साल है और ये कहाँ का है, पंजाब का। तो फुलकारी साल कहाँ का होता है, ये पंजाब का होता है, ये आपको याद रखना है। आगे यदि हम बात करें सरारा या लांचा तो ये पंजाब की महिलाओं का वस्त्र होता है। सरारा आपने सुना भी होगा। और तांबा या तहमत तो ये पंजाब के पुरुषों की धोती होती है, यानी कि जो पंजाब के पुरुषों की जो धोती होती है उसको तांबा या तहमत कहते हैं। लक्षद्वीप की बात करें तो कांची ये लक्षद्वीप राज्य की महिला का वस्त्र होता है। और थाटम ये महिलाओं के द्वारा सिर पर पहने जाने वाला स्कार्फ होता है। एंड मणिपुर की यदि हम बात करें खामेन चामटा तो ये मणिपुर राज्य के पुरुषों की धोती होती है। एंड फेनेक की बात करें तो ये महिला का वस्त्र होता है। आगे हम बात कर लेते हैं सिक्किम की। तो थोकरोडोम ये सिक्किम राज्य के पुरुषों का एक वस्त्र होता है। क्या, थोकरोडोम। और डुमडुम की बात करें तो ये सिक्किम राज्य की महिलाओं का वस्त्र होता है। तो जो थोकरोडोम है ये पुरुषों का है और जो डुमडुम है ये महिलाओं का वस्त्र होता है। गुजरात की बात कर लेते हैं कफानी फरान तो ये गुजरात के पुरुषों का वस्त्र है। और जो कांजरी आंबा है ये गुजरात की महिलाओं का वस्त्र होता है। आगे हम बात करते हैं मेघालय। तो डंक मांडा ये मेघालय राज्य की महिलाओं द्वारा कमर में बांधे जाने वाला एक वस्त्र है। इसे महिलाएं लुंगी की तरह इस्तेमाल करती हैं। और जो जेनसेम है ये मेघालय राज्य की महिला का ही वस्त्र होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं एंड आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।